आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बड़े स्कूल के सभागार में यदि शिक्षक 16 प्रत्येक के छात्रों की पंक्तियां बनाते हैं तो 14 छात्र क्या होते हैं? बचे रह जाते हैं। मतलब पंक्ति बनाते हैं, 16 छात्र का एक पंक्ति बनाते हैं। अब ये कितना पंक्ति बनाते हैं ये क्लियर नहीं है। जब ये पंक्ति बना लेते हैं 16 प्रत्येक छात्र के, तो 14 छात्र क्या होते हैं? बच जाते हैं। वैसे ही यदि वे प्रत्येक 24 की पंक्तियां बनाते हैं, 24 लोगों की पंक्ति बनाते हैं, तो कितने लोग रह जाते हैं? 22 लोग रह जाते हैं। और जब वे प्रत्येक 25 की पंक्तियां बनाते हैं, 25 लोगों की पंक्ति बनाते हैं, मतलब एक पंक्ति में 25 लोग रहते हैं, तो कितने लोग बच जाते हैं? 23 विद्यार्थी शेष बच जाते हैं। और यदि वे प्रत्येक 30 की पंक्तियां बनाते हैं तो 28 विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? न्यूनतम 28 विद्यार्थी पंक्ति में रह जाते हैं, मतलब बचे रह जाते हैं। तो न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक चीज कंफर्म हो रहा होगा कि जैसे क्या होता था कि इसके पहले कई क्वेश्चन आप किए होंगे, और इस चैनल पे भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, करीब 100 के करीब प्रैक्टिस सेट है। उस पर आप देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आया था कि यदि एक संख्या को 16 से भाग दिया जाता है तो 14 शेषफल बचता है, तथा उसी संख्या को जब 24 से भाग दिया जाता है तो 22 शेषफल बचता है। उसी संख्या को जब 25 से भाग दिया जाता है तो 23 शेषफल बचता है। और उसी संख्या को जब 30 से भाग दिया जाता है तो 28 शेषफल बचता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। सेम पैटर्न पे है ये क्वेश्चन, सेम टू सेम पैटर्न पे। इसको आपको, ये क्वेश्चन बड़ा है, इसका आंसर मुश्किल से 5 सेकंड का है। हम आपको अभी बता देंगे। पहला तरीका क्या है, हम आपको ऑप्शन से लेके चलेंगे। ऑप्शन से कैसे करना है ये आपको हम अब बताएंगे। तो पहला तरीका बाय ऑप्शन से चलेंगे। दूसरा तरीका, उसको कैसे ऑप्शन से ना चल के कैसे उसको लाया जा सकता है आंसर, उसको हम बताएंगे। पहला तरीका क्या है, यदि शिक्षक 16 प्रत्येक के छात्रों की पंक्तियां बनाता है, देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन से कैसे करें। ऑप्शन से करने पे आपका मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, 4 से 5 सेकंड। 4 से 5 सेकंड में आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए बोल रहा है क्या, 16 प्रत्येक के छात्रों की पंक्तियां बनाते हैं तो 14 शेषफल रह जाता है। हम आपको बता दिए किस टाइप का प्रश्न है कि अगर एक संख्या 16 से भाग दी जाती है तो 14 शेषफल बचता है, 24 से भाग दी जाती है तो 22 शेषफल बचता है, और जब 25 से भाग दी जाती है तो 23 शेषफल बचता है, 30 से भाग दी जाती है तो 28 शेषफल बचता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना शेषफल बचता है उसको क्या कर दें, अगर घटा दें तो संख्या निश्चित तौर पर किससे विभाजित हो जाएगी? 16 से विभाजित हो जाएगी। और किससे विभाजित होगी? अगर उसमें से 22 घटा दे तो जितना शेष बच रहा है अगर उसको घटा दें तो वो संख्या इससे भी विभाजित हो जाएगी, 16 से भी, 24 से भी विभाजित हो जाएगी, 25 से भी विभाजित हो जाएगी, और 30 से भी क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। जब उस संख्या को 16 से, मतलब 16 छात्रों की पंक्तियां बनाते हैं तो 14 छात्र क्या होते हैं? बचे रह जाते हैं। तो पहले ऑप्शन में से 14 हम घटा देंगे, 14 छात्र घटा देंगे, क्या बचेगा? 8। 9 में से 8, फिर क्या बचा? 11। जो 11 88 है ना। अब फिर क्या होगा, मान लो ये संख्या है, इसमें से 14 घटा देंगे, क्या आएगा? 1186। इसमें से 14 घटा देंगे, 1184। इसमें से 14 घटा देंगे, क्या आएगा? 1100
5 7 75। इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा वो निश्चित तौर पे किससे विभाजित होगा? 16 से विभाजित होगा। वो निश्चित तौर पे 16 से विभाजित होगा। 16 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है? वो संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 8 से विभाजित होनी चाहिए। जो संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी वो निश्चित तौर पर उसके गुणनखंड से भी क्या होगी? विभाजित होगी। तो 16 का गुणनखंड क्या है? 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। तो 8 से विभाजित करते हैं। 8 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? 8 से विभाजित कोई संख्या तभी होगी जब उसके लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित हो? 8 से विभाजित हो। तो 8 से इसको विभाजित करेंगे। 8 दूना 16, बचा कितना? 2, 28 बचा। 28 8 से कटेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 18 से इसको भाग दो, 8 से भाग दो। 8 दूना 16, बचा कितना? 26, नहीं जाएगा। फिर इसको 8 से भाग दो, 8 दूना 16, बचा कितना? 2, 8 तिया 24, ये चला जा रहा है। फिर इसमें देखते हैं, 8 दूना 16, 15 बचा, नहीं कट रहा। सी ऑप्शन सही हो गया, यही आंसर हो गया। जो लोग शेष बच रहे हैं वही घटा दीजिए और उसके बाद उनको क्या करिए? 16 से विभाजित कर दीजिए। तो 16 से हमको कैलकुलेशन आसान करना है। कोई संख्या अगर 16 से विभाजित है वो निश्चित तौर पे किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित कौन सी संख्या होती है? जिसके लास्ट के 3 अंक क्या हो? 8 से विभाजित हो जाए। इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ सी ऑप्शन का के लास्ट के 3 डिजिट क्या हो जाती है? विभाजित हो जा रही है। इसी वजह सी ऑप्शन क्या हो गया? आंसर हो गया। ये मुश्किल से आपको 4 से 5 सेकंड लगेगा। घटाने के बाद आप तुरंत कैलकुलेशन कर लेंगे। जब आप यूज टू हो जाएंगे कि 8 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी, क्या कंडीशन है, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। दूसरा तरीका आपको बेसिक। सेकंड मेथड क्या? बेसिक करते हैं। क्या करेंगे? बेसिक में एलसीएम ले लेंगे। किसका? 16, 24, 25 और 30। 16, 24, 25 और 30, इनका जो एलसीएम आएगा, एक चीज आप देख रहे होंगे, जब 16 लोग की पंक्तियां बना रहे थे तो कितने छात्र बच रहे थे? 2। तो 16 में से 14 गया, यहां भी 2 बचा। जब 24 की पंक्तियां बना रहे थे तो कितने छात्र बच रहे थे? 22। तो 24 में से 22 घटाएं, कितना आएगा? 2। जब 25 की पंक्तियां बना रहे थे तो कितने छात्र बच जा रहे थे? 23। 25 में से 23 घटाएं, कितना हुआ? 2। और जब 30 का बना रहे थे तो कितने छात्र बच जा रहे थे? 28। तो 30 में से 28 घटाएं, कितना हुआ? 2। तो जो सब में घटाने के बाद बच रहा है उसको क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे 16, 24, 25 और 30 का, तो 1200 आएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 1200। 1200 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा? 1198। सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 7920 और 5 और वर्षों में, 5 और वर्ष मतलब 2 वर्ष के बाद, यानी 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 1120 हो जा रही है। ये कितना है? 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 7920। 5 और वर्ष मतलब 2 वर्ष हो गया प्लस 5 और वर्ष, यानी 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 11,220। देखिए 5 वर्ष 7 वर्ष में इतना हो जा रहा है, 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है। इन दोनों को घटाएंगे जब, तो 5 वर्ष का एसआई निकलेगा। 5 वर्ष का एसआई कितना होगा? 11,220 में से 7920 घटाएंगे। 7920 घटाएंगे, कितना होगा? 0 0। 12 में से 9 गया 3, 10 में 7 गया 3, 3300 हुआ। 5 वर्ष का एसआई कितना हुआ? 3300 हुआ।
अब हम लोग को इसके आगे क्या करना है, तो सोचना पड़ेगा थोड़ा ये कि हमको क्या ज्ञात करना है, ब्याज दर ज्ञात करना है। ब्याज दर तब तक ज्ञात नहीं हो पाएगी जब तक हमको क्या, क्रय मूल्य ना मालूम, सॉरी ब्याज। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमको क्या ज्ञात करना है, ब्याज दर ज्ञात करना है। ब्याज दर हम तब तक नहीं ज्ञात कर पाएंगे जब तक हमको मूलधन ना मालूम हो। तो मूलधन हम कैसे निकालेंगे, तो मूलधन हम निकालेंगे कि 2 वर्ष में वही मूलधन कितना हो जा रहा है, 7920। तो क्यों ना हम 2 वर्ष का क्या निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज को इसमें से घटा देंगे, क्या पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 5 से भाग देंगे, 5 जगह 30। तो 2 वर्ष का कितना होगा, 1320 होगा। 2 वर्ष का कितना हो गया, 1320। वही मूलधन 2 वर्ष में 7920 हो जा रही है। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, SI 1320 है। तो 7920 में से 2 वर्ष का SI घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ₹6600 क्या हो गया, मूलधन हो गया। ₹6600 मूलधन हो गया। जब भी ब्याज दर ज्ञात करना होगा, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी ब्याज दर ज्ञात करना होगा तो मूलधन निकालेंगे और 1 वर्ष का SI निकाल लेंगे। मूलधन कितना है, 6600, तो नीचे कितना लिख देंगे, 6600। 1 वर्ष का SI कितना है, 660, तो 660 ऊपर लिख देंगे। पर प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल। 66 से कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। तो कितना प्रतिशत हुआ, 10% हुआ। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पहले ब्रैकेट वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले पोर्शन को, फिर ऑफ वाले को, उसके बाद जो डिवीजन का है, उसके बाद मल्टीप्लाई का है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन का सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले, जैसे ये है ना, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले को। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 25 ये डिवाइड 5 है तो कितना आएगा, 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, 3, यानी इतने का मान क्या हुआ, 3 हुआ। अब देखते हैं ऑफ वाले पोर्शन को लेके चलेंगे, 6 से 42 2 44, 44/7, ऑफ मतलब गुणा 11 दूना 22 से 28, 28/11, तो 11 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 7 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, तो 4 चौक 16। अब यहाँ पे क्या है, इंटू 1/4 है, प्लस 3 कर देंगे, ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, तो 4 + 3 बचेगा, जिसका मान क्या हो गया, 7। बी ऑप्शन सही होगा। पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर रूट में अगर होता है उसको करते हैं, फिर डिवीजन मतलब भाग वाले पोर्शन को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई गुणे वाले को करते हैं, फिर एडिशन मतलब जोड़ वाले पोर्शन को, फिर एस मतलब सब्ट्रैक्शन वो घटाने वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तीन पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5, 7 और 8 है तो उनके निवेश का अनुपात क्या है। तो निवेश का अनुपात, लाभ का अनुपात ये होता क्या है कि कोई जो भी लाभ हुआ, कुछ लोग निवेश किए, वो लाभ किस अनुपात में बढ़ता है ये जान लीजिए सबसे पहले। तो लाभ किस अनुपात में बढ़ता है, निवेश
पहले का कैपिटल इंटू पहले का समय, दूसरे का कैपिटल मतलब दूसरे की पूंजी इंटू दूसरे का समय, पहले की पूंजी पहले का समय, दूसरे की पूंजी दूसरे का समय, तीसरे की पूंजी तीसरे का समय। ये क्या होगा, इसी अनुपात में बटेगा, पहले का लाभ दूसरे का लाभ तीसरे का लाभ, इसी अनुपात में बटेगा। पहले 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात दिया तो उनके निवेश का अनुपात। पहले की पूंजी हम लोग क्या मान लें, एक्स मान लें, कितने समय के लिए, 14 महीने के लिए। दूसरे की पूंजी वाई मान लें, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तीसरे की पूंजी क्या हो गई, जेड मान लें, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। और इनके लाभ का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5, 7 और 8। P1, P2, P3 का अनुपात क्या दिया, 5, 7 और 8 दिया होगा। किन्हीं दो को हम लेके चलेंगे, पहले एक्स वाई को लेके चलेंगे। तो 14x अपॉन 8y, इसका वैल्यू कितना है, 5/7 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5/7। 2 7 14, 2 चौक 8। तो x/y का वैल्यू क्या होगा, 7 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 20/49। फिर क्या करेंगे, अब दूसरे और तीसरे को लेंगे, y और z को लेंगे। तो 8y अपॉन 7z, इसकी वैल्यू क्या होगी, 7/8। इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो y/z का मान क्या होगा, 49/64। 49/64। तो इनका रेशियो ले लेंगे। रेशियो क्या लेंगे, x y z। तो x और y का रेशियो 20 और 49 है, यहाँ 20 लिख दो और यहाँ पे 49 लिख दो। y और z का रेशियो क्या है, 49 और 64 लिख दो। जब दोनों समान हो तो यहाँ बीच में 49 लिख दो, बाकी जो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। 20, 49 और 64, 20, 49 और 64। तो उनके निवेश का अनुपात क्या हो गया, 20, 49 और 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौदह सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए इसका दो तरीका है सॉल्व करने का। गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वायर, 4πr²। पहला तरीका हम बता रहे कैसे सॉल्व करना है आपको, विद इन 10 सेकेंड। देखिए 4 इंटू पाई का मान 22/7, 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11/7 इंटू r²। मतलब ये जो भी आंसर आएगा वो किसके मल्टीपल में आएगा, 11 के गुणक में आएगा, 11 के गुणक में आएगा। जैसे अगर 6 दिया हुआ है, 6 किसका मल्टीपल है, 2 और 3 का। अगर 6 2 और 3 का मल्टीपल है तो निश्चित तौर पे 6 अपने मल्टीपल से विभाजित भी होगा, मतलब 6 2 से विभाजित भी होगा और 3 से भी विभाजित होगा। वैसे ही जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किससे, 11 के मल्टीपल से यानी गुणे से बना है, तो निश्चित तौर पे 11 से विभाजित भी होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से विभाजित होगा। तो 11 से विभाजित कौन होता है, जिनके सम अंकों का योग और विषम अंकों के जिनके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 है या फिर 11 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे सम स्थान और विषम स्थान के अंक क्या होंगे, 6 क्या है पहले स्थान पे यानी विषम स्थान पे है, 2 क्या है तीसरे स्थान पे यानी विषम स्थान पे, 6 2 8, 8 माइनस 1 क्या हो गया 7, 7 क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी
जब उस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और उसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग, उन दोनों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से क्या हो, विभाजित हो। तो 6 और 6 12, 12 माइनस 1 11 आया। 8 6 14, 14 माइनस 1 13 आया। 6 4 10, 10 माइनस 1 9। इसमें कौन सी ऐसी संख्या जो या तो 0 या तो 11 से विभाजित है? ये वाली संख्या। बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 11 से विभाजित है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन सही होगा, बिना लगाए हुए बाई ऑप्शन से कर देंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको दूसरा तरीका समझा रहे हैं। 11 से विभाजन का, आप 11 से कोई संख्या तब विभाजित होती है। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, टू दिया हुआ। अगर कोई पूछे ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, तो कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे, विषम स्थान वाले अंकों का योग। विषम स्थान मतलब ये पहला, फिर तीसरा स्थान, फिर पांचवा स्थान। तो इनके अंकों का योग क्या हो गया? 1 3 4 4 5 9। फिर सम स्थान वाले अंकों की संख्या, सम स्थान मतलब दूसरे स्थान वाले, फिर चौथे स्थान वाले, फिर छठवें स्थान वाले। 4 2 6 2 8। इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणक होना चाहिए। तो ये 0 है, ना तो 0 ना 11 का गुणक है, तो ये संख्या 11 से नहीं विभाजित होगी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 3 लेते हैं। तो विषम स्थान वाले अंकों का योग 1 3 4 4 5 9, 2 4 6 6 3 9। इन दोनों को घटाते क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। अब विभाजित करके देख ले, 11 का नाम 11, 1 बचा, फिर 11 से विभाजित करेंगे 2 बचा, फिर 11 से विभाजित करेंगे 2 बार में जाएगा, तो कितना बचा? 2 बचा। फिर 11 से 2 बार में विभाजित करेंगे 22, 3 बचेगा, 11 3 33। 11 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका कैसे इसको सॉल्व करेंगे? दूसरे तरीके से 14 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगी? 7 होगी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना होगा? 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर। 7 से 1 7 कैंसिल हो गया। 22 चौक 88, 88 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 का 6, 7 8 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन, इनका सरलतम मान क्या? 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। पहला क्या है, सीधे घटा दो इसमें से 6.25, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकेंड है। 6.5 में से 1.96 घटा दें, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 1 गया 4। अब इसको किससे विभाजित करना है? 1.1 से। दशमलव गया तो नीचे 2 0 बढ़ा, ये दशमलव हटा तो ऊपर 1 0 बढ़ा, 0 से 0 कैंसिल। अब 11 से इसको काटेंगे, 11 3 33, 11 9 99। नीचे क्या है? 10 है, तो 10 से भाग देंगे, क्या हो गया? 3.9। बी ऑप्शन आ गया। दूसरा क्या है? 625 किसका स्क्वायर है? 25 का, तो ये 2.5 का स्क्वायर हो गया। और ये 196 14 का है, तो माइनस 1.4 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 1.1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा? 3.9 होगा, और ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? 1.1 होगा अपॉन 1.1।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 3.9 आंसर हो। ये दोनों तरीका है सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 5 और 7 है। 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7 और 13 था। P और Q की वर्तमान आयु क्रम से है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। इसको दो तरीके से बताएंगे आपको। देखिए पहला ऑप्शन से करेंगे। फर्स्ट क्या है, ऑप्शन से कैसे करेंगे। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु क्रम से। मान लीजिए पहले ऑप्शन से चलते हैं। हमको क्या दिया हुआ, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 7 दिया हुआ है। 5 और 7 दिया हुआ है, तो P का जो भी आयु होगा 5 का गुणक होगा, मतलब, और 3 का जो भी आयु होगा वो 7 का गुणक होगा। मतलब अगर P में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q में भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। अगर ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी 3 का होगा। तो जैसे दिया हुआ है पहला ऑप्शन 15 और 21, मतलब 5 में भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ और 7 में भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 7 या 21। ये क्या है, वर्तमान आयु। हम लोग ये चेक कर लेते हैं क्या ये 8 वर्ष पहले उसका अनुपात 7 और 13 हो जा रहा है क्या। जब 15 को 8 घटाएंगे, 8 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष, और 8 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। तो इनका अनुपात क्या आ रहा है, 7 और 13 आ रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा चेक कर लेते हैं सही है गलत। वर्तमान आयु 20 और 28 है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 12। 8 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 20। 4 3 12, 4 5 20। 8 वर्ष पहले 7 और 13 का अनुपात है ना, 3 और 5 का आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए 21 और 15, 8 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी होगी, 13। 8 वर्ष पहले इनकी आयु 7, तो ये उल्टा आ रहा है। ये 7 और 13, तो ये 13/7 आ रहा है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु 4, 8 वर्ष पहले इनकी आयु 5, 4 और 5 आ रहा है। दिया कितना है, 7 और 13 दिया हुआ। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ये ऑप्शन से कर लिए। दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे, सेकंड मेथड। सबसे पहले ये देखेंगे क्या पूछा हुआ है, P और Q की वर्तमान आयु। तो जो ऊपर रेशियो लिखेंगे ना, वो P और Q की वर्तमान आयु का रेशियो ही लिखेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे। P और Q की वर्तमान आयु का रेशियो क्या हो गया, 5 और 7। अब कह रहा है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, इसमें से 8 वर्ष इसको भी घटा दो, 8 वर्ष पहले इसमें से भी 8 घटा दो। इनके आयु का अनुपात 7 और 3 था, 7 और 13 था। तो बोल रहा है P और Q की वर्तमान आयु। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 65। 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 49। तो 65 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 16। यही तो होगा। अब क्या करेंगे, इस 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 13 अठे 104। फिर 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 अठे 56। तो 104 में से 56 घटा देंगे, यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं देखना है। 104 में से 56 घटा देंगे, कितना आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 4, 60 हो गया, 44, 4 48। तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई, 48। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। क्या पूछा, P और Q की वर्तमान आयु। P की वर्तमान आयु 5 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। Q की वर्तमान आयु कितनी है, 7 है, तो 7 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू 3 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 21। तो P और Q की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 15 और 21 वर्ष। ये आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। पहले क्या करेंगे, 13 से 5 में मल्टीप्लाई करें कितना आया, 65। फिर 7 से इसमें मल्टीप्लाई करें कितना आया, 49।
अब फिर 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 104, माइनस प्लस माइनस से नहीं मतलब है इसमें, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। अगर एक प्लस रहता एक माइनस रहता तो क्या करते, जोड़ देते, लेकिन क्या है दोनों माइनस है। तो 13 अटे 104, 7 अटे 56, दोनों को घटा देंगे। तो जो 16 की वैल्यू होगी वो 48 होगी, 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू 15, 7 की वैल्यू 7 3 21, 21 हो गया, 15 और 21 आंसर हो गया। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपए में बेचता है। यदि उसने यह छूट ना दी होती तो उसे इस पर 15% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए यहाँ पे वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट, 12.5% की छूट दी जाती है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। छूट का मतलब माइनस लगा देंगे। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। किस पे? अंकित मूल्य पे हमेशा छूट दी जाती है, मार्क प्राइस पे। 8 का 12.5% कितना है? 1 है। 8 का 12.5% 1 है। जब अंकित मूल्य में से छूट घटा देते हैं तो विक्रय मूल्य बचता है। अंकित मूल्य से छूट घटा देंगे, क्या बचेगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 8 में से 1 घटाओ, कितना हो जाएगा? 7 हो गया। 8 में से 1 घटा दिया, क्या हो गया? 7 हो गया। अब क्या दिया हुआ है? इतने परसेंट की छूट देते हुए इसे कितने में बेचा जा रहा है? 805 में बेचा जा रहा है। यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 805। तो ये 805 कितने का मान है? विक्रय मूल्य कितना है? 7 का मान है। अब क्या कर रहा है? यदि उसने यह छूट न दी होती तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य कितना है? 8 है। 8 का मान निकाल लेते हैं। ये कितनी बार में जाएगा? 7 एक 7, 1 बचा, यानी कि 920 हो गया। 8 पचे 40, 11 अठे 88, 88 4 92, 920 हो गया। ये 920 क्या आया? क्रय मूल्य आया। ये क्या है? 920। अब क्रय मूल्य कर रहे हैं, अंकित मूल्य आया। 920 क्या आया? अंकित मूल्य आया। अब कह रहा है यदि उसने यह छूट ना दी होती, अगर यह छूट ना दी होती तो क्या प्राप्त होता? उसे इस पर 15% का लाभ प्राप्त होता। यानी कि अगर वो व्यक्ति 920 रुपए में ही बेचता, अगर वो व्यक्ति कितने में बेचता? 920 रुपए में ही बेचता। यानी कि अब विक्रय मूल्य क्या कर रहा है? दिया है ना, यदि उसने यह छूट ना दी होती। जब अंकित मूल्य पर छूट न दी जाए तो अंकित मूल्य ही क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे पार्ले जी बिस्किट 5 वाला लेने जाएंगे तो उसमें कोई छूट नहीं मिलेगा, तो पार्ले जी वाले बिस्किट पे कितना? 5 लिखा होता है, तो वो अंकित मूल्य है, और उसमें कोई छूट नहीं मिला तो वो 5 रुपए ही क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो जब कोई छूट न दी जाती है तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। जब छूट नहीं दी जाती है तो 15% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमको फार्मूला क्या मालूम है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपन 100। और जब लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस अपन 100 होता है। विक्रय मूल्य कितना है? 920, क्योंकि बोल रहा है कि अगर उसमें छूट न दी जाए तो ये कितना हो गया? 920। क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 15% का। 115/100। देखिए ये 23 से काटेंगे तो ये 40 बार में काटेगा। 23 पच्चे 115, 5 से कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। तो x का मान 100 से 8 में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 800। 800 क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा।
800 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। जो एलसीएम को एल लिख दे रहे हैं, उनके एचसीएफ मतलब 45H। ज्यादा लेंदी नहीं करना है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। और एलसीएम और एचसीएफ का योग 1518 है। एल प्लस एच का मान क्या हो गया? 1518। यदि संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है, एक ऐसी संख्या है जिसको जो है, मान लें वो संख्या ये है, जिसको 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 मिलता है और शेषफल कितना मिलता है? 9। तो ये संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे। 18 जगह 108, बचा कितना? 10। 18 का नाम 18 10 28, इसमें 9 जोड़ देंगे, 900 297 हो गया। दो सौ संतानवे हो गया। तो पहली संख्या क्या हो गई? 297। यही तो पहली संख्या हो गई। यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम का मान 45 एचसीएफ है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 45 एचसीएफ रखेंगे, 45 एचसीएफ, तो 45 और 1 46 एच बचेगा, हो जाएगा 1518। एच का मान जो है 33 हो जाएगा, ये 33 बार में कटेगा, 46 से ये 33 बार में कटेगा। एच का मान कितना हो गया? 33 हो गया। तो एल का मान कितना हो गया? 45 इंटू 33 हो गया। अब हमको क्या मालूम है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना दिया है? 45 इंटू 33। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है। पहली संख्या कितनी दी हुई है? 297। दूसरी संख्या एक्स मान लेंगे। 33 से कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। 9 से कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 5 से 15 का 5, 5 से 15 116, 165। दूसरी संख्या कितनी हो गई? 165 हो गई। यही आंसर होगा। इसको सोचे ऑप्शन से कराने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन मिल जा रहे थे, इसी वजह से यह नहीं हो पाया, ऑप्शन से नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं m और n का योग 84 है और उनका अंतर कितना है? 6 है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या दिया हुआ है m और n, जिसमें से m क्या है? बड़ा है। m और n का मान क्या दिया हुआ है? 84। और इन संख्याओं का अंतर यानी m और n का मान क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। हम आपको बता चुके हैं, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए दिया हो और x माइनस वाई इज इक्वल टू बी दिया हो, तो कैलकुलेशन आसान जल्दी से कैसे करना है? x का मान जो होगा वो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, a प्लस बी को आधा कर दो। y का मान जो होगा इन दोनों को घटा के आधा कर दो। तो हम लोग यहां से आसानी से m का मान निकाल सकते हैं। कैसे? m का मान क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दें, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 90 का आधा 45। n का मान क्या होगा? इन दोनों को घटा के आधा कर दें, तो इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा? 78, 78 का आधा 39। अब इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, m और n का अनुपात ज्ञात कर दो। 3 15 45, 3 13 39, यानी 15/13। 15/13, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
देखिए, एक वर्ग की भुजा को मापते समय 2% अधिक त्रुटि की जाती है। वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि की जाती है। वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत क्या है? तो इसका फार्मूला है 2a प्लस a²/100। इसमें रख देंगे तो 2a की वैल्यू क्या होगी, कितने परसेंट त्रुटि है, 2 प्लस 2² ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4/100। ये 2 जीरो है तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे उसको, इसको क्या करेंगे, 4 है, एक अंक और लिखेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4.04%, 4.04%। ये फार्मूला याद रखिएगा। जब भी वर्ग के क्षेत्रफल में त्रुटि परिवर्तन ज्ञात करना तो 2a प्लस a²/100। देखिए अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने कुछ खिलौने 112 की दर से 448 में खरीदे। तो खरीदा कितना, एक खिलौना, 112 खिलौना खरीदा कितने में, कुछ खिलौने 112 की दर से 448 में खरीदे, तो एक का दाम कितना हो गया, 4। और क्या कर देता है, बेचता कितना है, सेलिंग प्राइस, 9 खिलौनों को 81 रुपए में बेच देता है। तो 9 खिलौना, तो एक खिलौने का दाम 81 को 9 से भाग देंगे, कितना हो गया, 9 हो गया। उसका प्रतिशत लाभ, खरीदा कितने में, 4 में, बेचा कितने में, 9 में, तो लाभ बराबर कितना लाभ हुआ है, 5 का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना है, 4 है, इंटू 100 कर देंगे, ये कितनी बार में कटेगा, 25 टाइम, यानी कि 125%। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 125%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1000 किलोमीटर की यात्रा जलयान द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल का 60% कितना होगा। देखिए अब निकाल लेते हैं, औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अपान कुल समय। कुल दूरी कितना होगा, 600 किलोमीटर यहाँ, 1000 किलोमीटर इतना, 1600, 16 5 2100, 2101 2200। कुल समय 600 किलोमीटर चलने में 75 के स्पीड से समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, 600 बटा 75, 25 यहाँ 75, 25 दूना 50, 25 चौक 100, ये कितनी बार में कटेगा, 8। तो पहला 8 घंटा प्लस 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर है, तो समय कितना होगा, समय पर दूरी बटा चाल, यानी 1000 बटे 50, तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, तो समय 20 हो गया। 500 किलोमीटर की यात्रा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो समय निकालना है, तो 500 बटा 400, यानी 5/4 प्लस 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल 2 होगा। अब इसको 2200 हो गया, 8 2 10, 20 10 30 हो गया,
प्लस 5/4, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2200, 4 एलसीएम हो गया, 30 चौक 120, 120 5 125 हो जाएगा, 4 कहाँ चला गया ऊपर, यानी 2200 इंटू 4/125, 25 बचे 125, 25 अटे 200, फिर 25 अटे 200, तो ये कितना हो गया 88 इंटू 4/5, ये क्या होगा औसत चाल आ गया। अब इसका 60% निकालना है, तो इसका 60% निकाल लीजिए, 60/100, 20 × 60, 20 बचे 100, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 4 × 12, 12 से 88 में मल्टीप्लाई करो, 12 × 96 के 6, 12 × 96, 96 9 105/25, तो 25 चौक 100, 25 दूना 50, 25 से कम 50, 2 4 बस, सी ऑप्शन सही होगा। कुल दूरी बटा कुल समय निकाल देंगे और उसका 60% निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि 43, 21, 68, 97, 39 और x का औसत कितना है 52 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला बेसिक तरीके से कर लेते हैं, औसत कैसे निकलता है, सबका योग बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो सबका योग कर लेंगे, सबका योग करेंगे, 3 1 4, 4 8 12, यहाँ पे लिख लेते हैं, 43 प्लस 21 प्लस 68 प्लस 97 प्लस 39 प्लस x अपान कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, 2 2 4 2 6, ये औसत हो गया, मतलब उनका योग बटे उनकी संख्या, ये क्या बताता है औसत बताता है। औसत कितना है 52, अब 6 को इधर लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 का 2, 6 5 30 1 31, अब इनको जोड़ेंगे, 3 1 4 8 12, 12 7 19, 19 9 28, 2 बचा, 2 3 5, 5 9 14, 14 26, 2 22 4 26, प्लस x बचा है, x की वैल्यू क्या होगी, 312 में से 268 घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 2 गया 0, कितना बचा 44, तो x का मान क्या हो गया 44 हो गया। ये बेसिक तरीका है, हालांकि इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, देखिए सेकंड मेथड क्या है, 43 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, 97 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है और x दिया हुआ है। x का मान पूछा जिनका औसत 52 है, मान लेते हैं x का मान 52 है, मान लेते हैं x का मान क्या है 52 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं कि 52 से कौन कितना कम है कितना ज्यादा है। 52 से ये कितना कम है 9 कम है, तो -9 हो गया। ये कितना कम है 31 कम है। ये कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है 45 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है 13 कम है। तो 31 9 40, 40 -13 कितना हो गया -53 हो गया। प्लस 45 6 51 10 61 बचा कितना 8 बचा।
+8 बचा। अब हम लोग को इसको 0 बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 0 बनाना है। तो +8 है तो इसमें से 8 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो वही 8 इसमें से भी घटा देंगे तो क्या हो गया? 44। तो 44 क्या होगा? आंसर होगा। इन लोगों को पहले जोड़ लेंगे। अगर प्लस आएगा तो जितना प्लस आएगा उतना ही क्या करना है? घटा देना है। तो जो माने है संख्या उतने में से वो संख्या क्या कर देना है? घटा देना है। अगर माइनस आएगा तो इसको 0 करना है तो उसमें उतना संख्या क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी उतनी ही संख्या क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यही तरीका है सॉल्व करने का। दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है। तो यहाँ पे किनारे लिख लेते हैं A/B। अगर B की क्षमता 1 है, A की क्षमता 2 है। A B की तुलना में 2 गुना दक्ष है और वे एक साथ काम करने में C और D द्वारा मिलकर इस कार्य को कार्य करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जितने समय में A और B जितना काम करता है, मतलब अगर एक फिक्स समय कर दिया जाए 5 घंटे में, तो 5 घंटे में A और B जितना काम करता है 5 ही घंटे में C और D भी उतना ही काम करता है। मतलब A और B की क्षमता A और B की क्षमता C और D की क्षमता के क्या है? बराबर है, क्योंकि उसी समान समय में बराबर काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस B की क्षमता समान समय में समान कार्य हो रहा है, उनकी क्षमता क्या होगी? बराबर होगी। ये बराबर होगा किसके? C प्लस D की क्षमता के। ये चीज यहां कंफर्म हो गई। यदि C और D उसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में कार्य करते हैं। C कितने दिन में करती है? 15, D 20 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 60। 15 चौक 60, 20 दिया 60। ये क्या है? क्षमता दिया हुआ है। C की क्षमता 4, D की क्षमता 3। ये क्या है? कुल कार्य दिया हुआ है। यहाँ पे हमको मालूम है कि A प्लस बी की क्षमता C प्लस डी की क्षमता के क्या है? बराबर है। अगर C प्लस डी की क्षमता क्या है? 4 3 7 है। तो A प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई? 7 हो गई। A प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई? 7 हो गई। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? A की क्षमता, ये A जो है अभी इनकी क्षमता का तुलना किया गया 2 और 1 के अनुपात में है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ A और B की क्षमता कितनी है? 7। और यहाँ पे A और B का क्षमता दिया भी है, इनका अनुपात। तो 7 किसका मान है? 2 और 3 का मान है। 2 और 1 3। हमको अगर A का ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको B का ज्ञात करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? A का मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया? 14/3। ये कितना हो गया? 7/3। ये क्या हो गया? A की क्षमता और ये B की क्षमता। ये A और B की क्षमता का अनुपात है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये A की क्षमता ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये B की क्षमता ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है B की। तो बोल रहा है A अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो A अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो समय निकालना है TA। तो समय बराबर क्या होगा? कुल काम कितना है? 60। उसके बाद A की क्षमता से क्या कर देंगे? भाग देंगे। A की क्षमता कितनी आई? 14/3। 3 कहाँ चला गया? ऊपर। कितना हो गया? 60 × 3/14। 2 से कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। 2 से 30 बार में। कितना हो गया? 90/7। बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि के लिए ब्याज की दर क्या होगी जो 3 वर्षों में स्वयं की 1.72 गुना हो जाती है यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं मूलधन और यहाँ पे मिश्र धन। 3 वर्ष में मूलधन का कितना गुना हो जाता है? वह 1.728। जब ये पॉइंट में ऐसा दिया हो हम लोग क्या मान लेंगे? मूलधन को 1000 मान लेंगे। 1000 को क्यों मानेंगे बता रहे हैं इसको, कि जब 1000 को मानेंगे तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो दशमलव जाएगा नीचे कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो दशमलव वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो वाला मूलधन मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? दशमलव हट जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो गया? 1728 हो गया। 3 वर्ष का है तो 3 नंबर का रूट लगा देंगे। 3 नंबर का रूट लगा देंगे। ये किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है। ये कितना है? 12 का क्यूब है। ब्याज दर ज्ञात करना है तो 1 वर्ष में सीआई कितना हुआ है? 2। मूलधन कितना है? 10 इंटू 100। ये कितने बार में कटेगा? 10 बार में। 10 दूना 20% हो गया। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 हो गया, 3, 5, 7, 11। इनका योग निकाल लीजिए। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 11, 28। 17 और 11, 28 आंसर। प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 2.5 घंटे में एक समान गति से 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान गति से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हम लोग चाल ज्ञात कर लेंगे। 325 किलोमीटर की दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना है? 5/2। 2 ऊपर चला जाएगा। 5 से कितनी बार में कटेगा? 5 × 30, 5 × 5 = 25। 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कह रहे वो 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, तो समय इक्वल टू दूरी 650/4 130। ये 5 बार में कटेगा, 5 घंटा हो गया। अगला क्वेश्चन। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी से कार्य शुरू करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है, तो कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? देखिए, ए कार्य को कितने दिन में करता है? बी 20, बी 40, सी 60 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 120। ये कितना हो गया? 6, ये 3, ये 2। ये क्या हो गया? कुल काम हो गया। ये क्या हो गया? क्षमता हो गया। अब यहां पे क्या कह रहा है कि बी से शुरू करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता करता है। देखिए, पहले दिन कौन कार्य करेगा? ए जो है पहले दिन भी होगा और दूसरे दिन भी होगा। ए के साथ पहले दिन कौन होगा? बी, क्योंकि बी ही शुरुआत करता है ए के साथ रहने का। दूसरे दिन कौन होगा? ए के साथ सी होगा। दूसरे दिन कौन होगा? ए के साथ सी होगा।
तो 2 दिन का काम कितना होगा? ए प्लस बी मतलब 6 3 9 प्लस ए प्लस सी, ए और सी 6 2 8, 9 8 17। 2 दिन में कितना काम हुआ? 17 काम। अब 17 से 120 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में, 119। जितनी बार में भाग जाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 14 दिन में 119 काम हुआ। देखिए, पहले दिन ए और बी आएंगे, फिर दूसरे दिन ए और सी आएंगे, फिर तीसरे दिन ए और बी आएंगे, फिर चौथे दिन ए और सी आएंगे। मतलब सम दिन जो होंगे कौन आएंगे? ए और बी आएंगे। जैसे पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन, 9वें दिन। सम दिन में जो आएंगे वो ए और सी आएंगे। जैसे दूसरे दिन हो गया, चौथे दिन हो गया, छठवें दिन हो गया, 8वें दिन। और विषम दिन में कौन आएगा? ए और बी आएगा। पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन ए और बी आएगा। देखिए 14 दिन काम हो चुका है, अब क्या आएगा? 15वां दिन। 15वां दिन कौन सा है? विषम दिन है। विषम दिन में कौन आते हैं? ए और बी। तो टोटल काम बचा कितना है? 1 बचा है। और ए और बी की क्षमता कितनी है? 9। तो 1/9 हो गया। 14 दिन, 14 से ही 1/9 दिन हो गया। यानी कि 14 दिन तो चला और 1/9 और समय लग रहा है। तो काम कितने समय में, मतलब किस दिन समाप्त हुआ? 15वें दिन समाप्त हुआ काम। यहां पे ये पूछ लो कितने, मतलब कौन से दिन समाप्त हुआ। या क्वेश्चन ये होना चाहिए काम कौन से दिन समाप्त हुआ, कौन से दिन पूरा हुआ। तो 15वें दिन काम क्या हो गया? पूरा हो गया, क्योंकि 14 दिन यहां लगा, फिर 1/9 दिन यहां लगा, यानी कि 15वें दिन कार्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। यही ऑप्शन होगा इसमें।